हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल टेक्नो में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बेसिक इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट करा दिया था, जिसमें से मेरा लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके मेरा लेक्चर 1 देख लीजिए, तभी आपको लेक्चर 2 समझ में आने वाला है। क्योंकि अगर आप 20 से स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 2 लेक्चर 3 देखते, लेक्चर 1 नहीं देखेंगे, तो मैंने आपको कल भी यही बोला था, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको यही बोला था कि आप बेसिक से मैंने आप लोगों को चालू कराया है, 0 से स्टार्ट कराया है मैंने। तो आप लोगों का बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जिसकी भी क्लास छूटी है पिछली क्लास, तो कृपया करके प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग जाइए और मेरी पिछली क्लास को देख लीजिए, क्योंकि आगे की क्लास आपको नहीं समझ में आने वाली जब तक आप पीछे का नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो पीछे का आप लोग देख लीजिए, देन उसके बाद आप लोग आगे की क्लास देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटॉन के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया था। क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा रही हूँ, तो उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का कितना होता है, न्यूट्रॉन का क्या रहता है। ये सब मैंने आपको लोगों को पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था। देन उसके बाद गाइस क्या होता है कि मैंने उसके बाद आप लोगों को चार्ज के बारे में बताया था। कंप्लीटली चार्ज का एक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था, प्लस यूनिट भी बताया था, किससे डिनोटेट करते हैं, A to Z। उसके बाद करंट बताया था मैंने आप लोगों को, पोटेंशियल बताया था, देन पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। सीक्वेंस वाइज चलते हुए आ रहे हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, एकदम बेसिक से इसलिए कर रही हूँ मैं आप लोगों का एकदम बेसिक से स्टार्ट, कि जो बच्चे नए आए हैं मेरे वीडियो में, जिन बच्चों का कुछ भी नहीं पता, जिन बच्चों को कोई नॉलेज नहीं है, तो उन बच्चों के लिए मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि टाइम है, अभी आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। तो क्योंकि एकदम हाई लेवल से आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को नहीं समझ में आने वाला, तो इसलिए मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ कि जिन बच्चों को नहीं पता है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसलिए मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में एक बच्चे ने बोला था कि मैम यूनिट्स पढ़ाइए, तो यूनिट्स मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को। यूनिट्स बहुत ही छोटा टॉपिक है, आप लोगों के लिए मैं बता दूँ। और आप लोगों को मालूम ही होगा, अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन से आप लोगों ने कोई भी डिप्लोमा किया है, तो बहुत सारी यूनिट्स तो आप लोगों को पता होंगी कि किसकी यूनिट्स क्या होती है। हाँ, जो चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है, तो यूनिट्स का मैं एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। मैंने बोला मैं आप लोगों को करा दूंगी यूनिट्स, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन बाद में उसकी वीडियो आप लोगों को दे दूंगी और इसी में समझा दूंगी आप लोगों के सामने। तो आप लोग यूनिट्स की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ाना चाह रही हूँ कि पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर तक जाते हैं। ठीक, हाँ, यूनिट सबसे नीचे आता है, ये भी आप लोगों को पता है, लेकिन ये बहुत ही नीचे चला जाएगा, है ना, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो वो आधे घंटे की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी, पूरी यूनिट्स बता दूंगी उसमें कि किसकी क्या यूनिट्स होती हैं। और वो तो आपको रट्टा मारना है, एक बार याद कर लोगे आप लोगों को याद हो जाएगा, नहीं भी याद करोगे समझ लेना, एक बार कोशिश कर लेना, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, कुछ बच्चों ने बोला मैम TO का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बेटा, जब ये नहीं मालूम कि TO का मतलब क्या होता है, मैम वैकेंसी किसकी है, तो मतलब पढ़ के थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मैं बता दूँ, ट्रेनिंग ऑफिसर होता है TO का फुल फॉर्म, ठीक है। और दूसरी बात, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम ये कहाँ की है, तो MP की आई है। जो भी बच्चों ने ITI किया होगा, तो उनकी जो ट्रेड है उसमें एक TO होता है जो उनको पढ़ाता है, ट्रेनिंग ऑफिसर होता है, ठीक, उसकी वैकेंसी है ये। और अभी से बेटा नोटिफिकेशन आया है, ठीक, फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट नहीं हुए हैं, फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ अभी, सिर्फ अभी फॉर्म निकली, मतलब नोटिफिकेशन आया इसका। अगर आप लोगों को उसके बारे में जानकारी चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग व्यापम की साइट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आ जाते हैं, बात करते हैं इस पर। हाँ, एक और चीज़, बच्चों ने बोला है कि मैम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराइए। बिल्कुल कराऊंगी, 100% कराऊंगी। लेकिन बेटा, अभी मैं उठा के अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराऊंगी, आप लोगों को नहीं समझ में आने वाला। क्यों नहीं आएगा? पढ़ा ही नहीं है, जब उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तो कैसे पता कर लोगे। अगर आपने कोई फिल्म देखी ही नहीं है और मैं उसकी स्टोरी पूछूँ आपसे, आप बता पाओगे मुझे? नहीं बता पाओगे ना, सिर्फ नाम बता पाओगे कि हाँ इस फिल्म का ये नाम है, ठीक। तो आप भी ये नाम बता पाओगे कि हाँ 2016 में वाला पेपर आया था, लेकिन उसके अंदर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? नहीं, क्योंकि उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है आपने अभी। तो पहले पढ़ लीजिए, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाने दीजिए, क्लासेस पूरी हो जाने दीजिए, खुद ही आप मुझे बोल दोगे कि मैम हमको बन गया प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है, आपने पढ़ाया, हम लोग को बन गया, मुझे कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं करा दूंगी आप लोगों को। तो अभी से इतनी जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले पढ़ तो लो, उसके बाद तो बनेगा ना आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए, बहुत हो गई बातें।
कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, ठीक है। आज हमारा लेक्चर 2 है, ठीक है। लेक्चर 2 है हमारा। लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को ये सब बता दिया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम बात करेंगे किसकी, वोल्टेज ड्रॉप की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना आज का वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप की भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, वोल्टेज ड्रॉप की भी यूनिट क्या होती है आप लोगों की, वोल्ट होती है। अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप का मैं एक सर्किट के थ्रू बता देती हूँ। यहाँ से मान लीजिए करंट पास हो रही है, ये क्या है आपका आर है, ठीक। यहाँ से देख लीजिए करंट पास हो रही है, यहाँ से आपका आर है। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर वोल्ट, ये आपको पता ही होगा। V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ। जब आपने, अच्छा हाँ, ओम्स लॉ भी मैं इसी में पढ़ा दूंगी, ठीक है। पहले ये पढ़ लीजिए, देन धीरे 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 ओम्स लॉ भी मैं आप लोगों का कंप्लीट कराती हूँ, ठीक है। व्हीटस्टोन हो गया, व्हीटस्टोन तो अभी करा दूंगी मैं आप लोगों का, इसी में आ जाएगा। तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, आर के फॉर्म में, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो, ठीक है। अब जैसे कि इसी प्रकार क्या होती है, वोल्टेज ड्रॉप है आपका। अब मान लीजिए इसी में यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है आप लोगों की, करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया C, ठीक। C मीन्स क्या होता है फ्रेंड, कैपेसिटर होता है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन में ओमेगा C इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई F, ये क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। पढ़ा होगा आप लोग ने 2 पाई FC ओम। AC सर्किट जब पढ़ते हैं ना, तो AC सर्किट में ये फॉर्मूले हैं, ठीक। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो सब में होता है, रेजिस्टेंस में भी होता है, कैपेसिटर में भी होता है, इंडक्टर में भी होता है। तो सब में क्या क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा आप लोगों का। कैपेसिटर की बात करें तो XC इज इक्वल टू ओमेगा C, ओमेगा की जगह पे 2 पाई FC अपन रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार किस में होता है फ्रेंड, या फिर अपन इसको XC हो गया तो अब V में लेना है, तो VC, अभी मैंने XC बताया 1 अपॉन में ओमेगा C 2 पाई FC, ठीक है। अब मैंने XC का हटा दिया क्योंकि मेरे को वोल्टेज ड्रॉप है, तो V लेंगे, तो V का VC ले लिया, ठीक। क्योंकि कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर की बात करें, करंट क्या फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे I की जगह I, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ और, ठीक। यहाँ पे R था तो हमने R ले लिया था, ठीक है, ठीक है। मैं समझ में आया, यहाँ पे R था तो यहाँ पे मैंने R ले लिया था। लेकिन यहाँ पे अब क्या है आपका, C है, तो अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, XC। आ गया समझ में, जैसे इसका लिया ऐसे किसका हो गया, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटर का। अब मान लीजिए मैं इंडक्टर ले लेते हैं, इंडक्टर कॉइल पता होगा, ठीक है। ये इंडक्टर कॉइल हो गई आपकी, L से डिनोटेड करते हैं, मालूम होगा तो, ठीक है। नहीं मालूम होगा तो चलिए जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको बता दूंगी। यहाँ से क्या फ्लो हो रही है आपकी, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही करना है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे XC की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता है, XL हो जाता है, ठीक है। XC की जगह यहाँ पे XL हो जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन में ओमेगा C की जगह पे सिर्फ क्या होता है, ओमेगा L होता है, 1 अपॉन में नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा L, और ओमेगा की जगह पे 2 पाई FL, ये आ जाता है, दिख रहा है ना आप लोगों को, 2 पाई FL। अब जब निकालना है अपन को तो XL की जगह पे क्या निकाल लेंगे, VL निकाल लेंगे, ठीक, सिंपल। XL की जगह पे VL हो गया। देन उसके बाद जैसे यहाँ पे I था, यहाँ पे I था, तो यहाँ पे भी अपन ने क्या कर दिया भाई, I कर दिया, और ओमेगा L कर दिया, ठीक। I कर दी, सॉरी ओमेगा L लिख दिया, XL लिखना था, ठीक है, XL लिख दिया। यहाँ है ना XC, यहाँ पे XL। तो ये हो गया इंडक्टर के केस में, ये हो गया कैपेसिटर के केस में, और ये हो गया रेजिस्टेंस के केस में। तीनों केस में मैंने आप लोगों को बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा ये, ठीक है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे पढ़ते नहीं हैं लेकिन कभी कभी यही सब चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो ये सब बेसिक हैं, ये सब फॉर्मूले नहीं पता होंगे आप लोगों को तो न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आप लोगों को, ठीक है। कहीं पे भी नोट कर लीजिए, दिमाग में रट लो, एकदम एकदम घोट जाओ, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की बात वोल्टेज ड्रॉप की। अब हम बात करते हैं ईएमएफ की, ठीक है फ्रेंड्स। हम किसकी बात करेंगे, आप ईएमएफ की बात करेंगे।
देखिए जितना पढ़ा रही हूँ ना, अभी प्लीज़ कृपया करके उतना आप लोग पढ़िए, ठीक, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना बीच में बोलते हैं, मैम ये, मैम वो, मैम ऐसा, मैम वैसा। हाँ, क्योंकि कमेंट में पढ़ती हूँ आप लोगों के, मैम ये करा दीजिए, मैम वो करा दीजिए। लेकिन बेटा क्या होता है, धैर्य नाम की भी कोई चीज़ होती है, पेशेंस रखना चाहिए थोड़ा सा, है ना। कराऊंगी, सब कराऊंगी, थोड़ा पेशेंस तो रखो, पढ़ो, पहले जितना पढ़ा दी उतना तो पढ़ लो, क्योंकि मैं तो बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे पता है कि जब तक मैं बेसिक क्लियर नहीं कराऊंगी आप लोगों का आगे चल के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए बेसिक तो कंप्लीट करो, उसके बाद में धीरे धीरे सब कराऊंगी आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन ईएमएफ की। इम्पॉर्टेंट है ईएमएफ, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पढ़ा होगा आप लोग ने अगर कभी तो। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। विद्युत वाहक बल हिंदी में, इलेक्ट्रो माने विद्युत वाहक बल, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। अब ये होता क्या है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मीनिंग क्या होता है, मैंने में ये चीज़ होती क्या है। तो बेटा क्या होती है, इट इज़ अ एनर्जी। ये क्या होती है, एक एनर्जी होती है। इट इज़ अ एनर्जी, इट गिव्स टू, ठीक है, इट इज़ अ एनर्जी, इट इज़ अ एनर्जी, इट गिव्स टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। इट इज़ अ एनर्जी, इट गिव्स टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। क्या होगा, गिव्स टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। देखिए पहले मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, फिर मैं हिंदी में समझा दूंगी, ठीक है। क्या बताया मैंने, इट इज़ अ एनर्जी, ठीक है। क्या है ये, एक प्रकार की ऊर्जा है। विच इट, बोलती भी रहा रही हूँ, समझाती भी रहा रही हूँ, विच इट गिव्स टू, ठीक है, जो हमें क्या दे रही है, गिव्स टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज। दिख रहा है ना आप लोगों को, देख लीजिए। क्या मैंने बोला, इट इज़ अ एनर्जी विच इट गिव्स टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। ये एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी प्रदान, मतलब ऊर्जा प्रदान करती है हर चार्ज पर। ईच कूलम बोला है ना, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। तो वही बोला है, ईच कूलम वजह हर चार्ज पर जो हमें क्या करती, ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। हमें नहीं, चार्ज को बता रही हूँ मैं, जैसे मान ली किसी मोटर की बात करें या किसी जनरेटर की बात करें, अभी सिर्फ डेफिनेशन के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है। तो हर एक चार्ज पर ईच कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो हर चार्ज पे वो गिफ्ट कर रही, मतलब दे रही है, क्या दे रही है, एनर्जी दे रही है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, आपका ईएमएफ कहलाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स देता है, वो एक एनर्जी देता है मोटर को चलने के लिए, ठीक है, चलाने के लिए फोर्स देता है, ठीक। और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। इसका भी क्या होता है, यूनिट वोल्ट। इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हो कि थ्योरी के बारे में इसमें पूछ सकता है थ्योरी में कि ये होता क्या है ना। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आने वाला है इसके, क्योंकि इसी के बेस पे मोटरें चलती हैं अधिकतर, इसलिए इसका पढ़ाना ज़्यादा जरूरी था। तो क्या करता है, ये एक एनर्जी होती है, इट इज़ अ एनर्जी विच इट गिव टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ से कहानी हमारी चालू होती है मेन, ठीक है। अब इलेक्ट्रीशियन का पहला पड़ाव आता है अपना। जो भी बच्चे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके एकदम देखना, ठीक है। देखो, क्योंकि ये सब तो डेफिनेशन बहुत बता दिया मैंने, थोड़ा बहुत जो था वो समझा भी दिया आप लोगों को। अब मेन आते हैं अपन किस पे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट। अब सबसे पहले आते हैं अपन रेजिस्टेंस पे, ठीक है। सबसे पहले किस पे आते हैं अपन, रेजिस्टेंस पे, मीन्स प्रतिरोध। इसका क्या होता है, ओम। किससे डिनोटेड करते हैं, ये इसका क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक। अब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस वो होता है विच अफर्ड अपोजिशन, मतलब ये एक करंट का विरोध करने, पहले हिंदी में बता देती हूँ चलो। करंट जहाँ पे भी फ्लो होती है,
तो करंट के विरोध करने वाले फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, करंट का जो विरोध करे, करंट को आगे बढ़ने ना दे या फिर करंट की गति को धीमा कर दे। ठीक, करंट की गति को धीमा कर दे तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, देखिए मैं लिख भी देती हूँ, विच इज, क्या बताया मैंने? विच इज ऑपरेटिंग ऑपोजिशन। ठीक है, विच इज ऑपरेट ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट जब जाता है, ठीक है, या फ्लो होता है, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ करंट। डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं इसलिए लिखा रही हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ में आए। इन डीसी कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, मैंने क्या बताया आपको? विच इज ऑफर्ड ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन डीसी कॉल्ड रेजिस्टेंस। डीसी में जब कोई धारा बहती है तो उस धारा को बहने का, उस धारा को बहने में जो विरोध करता है। ठीक है, डीसी में अगर कोई भी धारा बह रही है, कोई भी करंट फ्लो हो रही है, तो उसके अपोजिट में जो खड़ा होता है, ठीक है, या उसका बहने का विरोध करता है, फ्लो में रुकावट डालता है। आ रहा है समझ में? गाड़ी चलाते हो, ब्रेकर आता है, अपन थोड़ी गाड़ी स्लो करते हैं ना, तो ब्रेकर समझ लो आपका रेजिस्टेंस है, और गाड़ी की स्पीड क्या है? आपकी करंट है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि जो रेजिस्टेंस जो होता है करंट के फ्लो में क्या करता है? बाधा डालता है। ठीक, तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आप लोगों को समझा दिया कि रेजिस्टेंस होता क्या। कभी कभी क्या होता है, कोई अगर आप लोगों को पूछ ही ले, बेटा क्या होता है रेजिस्टेंस, पता तो है, सब कुछ मालूम है, लेकिन कभी कभी अपन उसको बता ही नहीं पाते हैं, मतलब उसका डेफिनेशन ही नहीं बता पाते। लो, डेफिनेशन ही नहीं बन रही, काहे के इलेक्ट्रीशियन, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है आप लोगों को। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को हर चीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को समझा भी दिया। अब मैंने फ्रेंड ये भी बता दिया आप लोगों को कि इसका यूनिट क्या होता है? ओम। ठीक है, और किस सिंबल क्या है इसका? ये। अब देखिए एक चीज़ मैं और बता दूँ, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा रही हूँ। R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपॉन में A। अब यहाँ पे रो क्या है? सबसे इसको क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहला, यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे रो किस क्या होता है? रो का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं और करके क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, या क्या बोल सकते हैं इसको अपन? रेजिस्टिविटी भी फ्रेंड्स बोल सकते हैं। ठीक, रो का मतलब क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और इसका यूनिट होता है ओम पर मीटर। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ओम पर मीटर रो की यूनिट होती है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये जो रो है, ठीक, अभी मैंने क्या बताया? R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। रो का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ठीक, अब ये जो रेजिस्टिविटी रहती है डिपेंड करती है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों पर। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ तो रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टिविटी रहती है वो कौन कौन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन। अब किस पे डिपेंड कर रही है? ठीक है, पहला बता देती हूँ मैं। ठीक, देखिए स्टार बना दी हो तो याद रखिएगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहले पे क्या करता है? टाइप्स ऑफ मटेरियल। किस पे? मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करता है कि भाई आपका वायर किस मटेरियल का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, एल्यूमिनियम का है, ठीक है, गोल्ड का है, किसका है, मटेरियल पे डिपेंड करती है उसकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, पहली बात, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है फ्रेंड, तो दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका? टेम्परेचर। दूसरा क्या होता है?
दूसरा क्या होता है आपका फ्रेंड्स, टेम्परेचर आता है, दूसरा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कभी बच्चे अधिकतर ये गलती कर जाते हैं कि भाई R के इक्वल में L है तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, मतलब प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, L और A पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा कुछ मत समझना आप लोग कि भाई R है तो R इज इक्वल टू L, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। L क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर या जो भी है आपका सब लेंथ कहलाती है। ठीक है, कंडक्टर अगर यूज कर रहे हो तो एल यहाँ पे किसको डिनोटेड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कहीं पे, अच्छा इसी की बात लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक, एल क्या होती है, लेंथ कहलाती है आपकी। ठीक है, और ए क्या कहलाता है आपका, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कहलाता है ए और एल क्या कहलाती है आपकी, लेंथ कहलाती है। ठीक, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी आप लोग मत करना। ठीक है, कि आर इज, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, आर इज इक्वल टू ए अपॉन में एल लिख देते हैं, गलत है, रॉन्ग। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि आर इज इक्वल टू ए अपॉन में आपने एल कर दिया, ऐसा नहीं है। ये है एल ऊपर है ए नीचे है, तो वैसा ही करके आना, कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ बातें हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस, सबसे पहला रेजिस्टेंस होता क्या है, करंट के फ्लो में जो बाधा डाल दे वो रेजिस्टेंस कहलाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्या सिंबल रहता है, इस टाइप का सिंबल रहता है। ठीक है, इसको भी ओम पढ़ते हैं। विच इज अफोर्ड अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन डीसी कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये हो गया। आर का क्या होता है फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो अपॉन रो एल अपॉन में ए। रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, या इसकी रजिस्टिविटी भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, रजिस्टिविटी डिपेंड करती है टू टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं अपन कि रेजिस्टेंस जो होता है, यहाँ से अपन को एक चीज़ पता चल गई, यहाँ से ये टेम्परेचर दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। कि मतलब कि कोई भी एक कंडक्टर है उसका टेम्परेचर कितना है, कितना कम है या कितना ज़्यादा है, ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन ये सब बातें ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक, तो अब देखिए रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया आप लोगों को कि टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहीं पे लिख देती हूँ, ये क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया क्या करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब देखिए, अब मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि अगर इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा हाँ फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में अभी थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आप लोगों को। पहले ये देख लीजिए, उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट बता दूंगी, जिन बच्चों को नहीं पता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है। ठीक, तो इसके में पहली बात क्या पता चल गई अपन को कि यह टेम्परेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। सेकंड मैंने क्या बता दिया, इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट शुड बी मिनिमम, अगर मान लो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी भी कंडक्टर का कैसा है, मिनिमम है, कम है। ठीक है, अभी मैंने वही चीज़ बोली ना कि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर हाई हो सकता है, किसी का लो हो सकता है। हाई रहेगा तो रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, लो रहेगा तो रेजिस्टेंस कैसा रहेगा। तो वही चीज़ बता रही हूँ कि इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट शुड बी मिनिमम, इसको मैं रफ कर देती हूँ थोड़ा सा, ना बनेगा नहीं। जितना मैंने कराया है उसकी स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए। देखिए अब क्या मैंने क्या बताया, इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट शुड बी मिनिमम, मैंने क्या बोला, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो आपका है शुड बी मिनिमम। यदि टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा है, मिनिमम है, तब क्या होगा, द रेजिस्टेंस
नॉट डिपेंड मतलब ज़्यादा डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पर, ठीक है। अगर देखिए यहाँ का ये लिख देती हूँ, ठीक है, इसका ये लिख देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तब क्या होता है, द रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर वेरी मच, द रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड, ज़्यादा डिपेंड नहीं होगा, ठीक है, अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, वेरी मच, ठीक है। क्या बोला मैंने, द रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर वेरी मच। अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट मिनिमम है, इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट शुड बी मिनिमम, तब क्या होगा, तब जो रेजिस्टेंस होगा, द रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तब जो रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर पर, बोला ना टेम्परेचर वेरी मच, ठीक है। द रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर वेरी मच। किसी भी कंडक्टर का अगर कोफिशिएंट टेम्परेचर मिनिमम है तो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के टेम्परेचर पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। हिंदी में भी बोल रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है पूछोगे आप लोग, है ना। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, मैं एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को यहाँ पे। सबसे पहले देखिए मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आप लोगों को टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में, क्योंकि कई बच्चों को नहीं मालूम है कि भाई पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, क्या कैसा रहता है। तो मैं इसको मिटा देती हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में हम बात करें तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है फ्रेंड, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। दूसरा होता है एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और तीसरा होता है एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। अब पहले मैं नेगेटिव का बता देती हूँ, ठीक है। पहले मैं नेगेटिव का बता देती हूँ आप लोगों को, फिर पॉजिटिव का बता दूंगी, फिर जीरो का बता दूंगी, ठीक है। तो नेगेटिव का बता दी, देखिए यहीं पे साइड में लिख देती हूँ, ठीक है। देखो नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, तब रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। जब टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, तब क्या होता है आपका रेजिस्टेंस, तब क्या होगा आपका रेजिस्टेंस, क्या होगा, घटेगा। देखिए बोलती भी आ रही हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो बोल रही हूँ। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, घटेगा, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जब टेम्परेचर कोफिशिएंट को बढ़ाते हैं तब रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, बढ़ेगा, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा, पॉजिटिव में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और दोनों ही कंडीशन में अपन टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक, और रेजिस्टेंस की तुलना कर रहे हैं। इसमें भी टेम्परेचर को बढ़ाया, इसमें भी टेम्परेचर को बढ़ाया। जब इसमें टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, घट गया, और जब इसमें टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हुआ आपका, बढ़ गया, ठीक है। और जीरो में ना घटेगा ना बढ़ेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। आइडियल केस में होता है ये, ठीक है। बहुत कम ऐसे रेयर कंडीशन होती है जहाँ पे ना घट रहा ना बढ़ रहा है, जैसे मैग्नीन हो गया, मैग्नीन इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इधर एग्जाम्पल लिख देती हूँ इन लोग के, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल से आप लोगों को पता चल जाएगा भाई कि किसका क्या है और किसका क्या है, ठीक है। जैसे नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होता है, जितने भी फ्रेंड आप लोगों के सेमी कंडक्टर होते हैं ना, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जितने भी आपके क्या होते हैं सेमी कंडक्टर,
तो वो किस में आते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में आते हैं, ठीक है। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या आते हैं, आपके सेमीकंडक्टर आते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव में क्या हो गया, जो आपके गुड कंडक्टर रहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कॉपर हो गया आपका, सिल्वर हो गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका कॉपर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया सिल्वर आ गया, ठीक है। तो ये क्या आते हैं, पॉजिटिव में आते हैं। जीरो में क्या आ जाएगा, जीरो में बहुत रेयर कंडीशन में आता है, वो होता है मैग्नीन, ठीक है, MAgNiN, ठीक है फ्रेंड। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया मैग्नीन। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सब क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जिन बच्चों को भी नहीं पता था कि मैम टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 टाइप्स के होते हैं, इस टाइप के होते हैं, सबका मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे दिया, ठीक। अब एक चीज़ और लिख लीजिए कहीं पर भी, यहीं पर बता देती हूँ, जैसे मैग्नीन का बता रही हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट को कैसे डिनोटेड करते हैं, अल्फा से, ये भी बता दूँ कैसे डिनोटेड करते हैं, अल्फा से टेम्परेचर कोफिशिएंट को अपन डिफाइन करते हैं। तो मैग्नीन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, अल्फा, ऐसे करते हैं अपन डिनोटेड, ठीक है। ये लिख लिया, इसका ये लिख लेना, ठीक है, 0.0015, ठीक है। क्या होता है, 0.0015 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट को तो ये सिंबल है इसका अल्फ़ा आपका, ठीक है, अल्फ़ा से, या अल्फ़ा जीरो भी कहीं कहीं ले लेते हैं अपन। और इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, वो पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका यूनिट क्या होता है, पर आप लोगों का डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्या होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, देखिए पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है मैग्नीन का, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक। और एक और बता देती हूँ आप लोगों का, कॉन्स्टेंटन होता है, कॉन्स्टेंटन मतलब ना वो कांस्टेंट, ना इसके ऊपर और ना इसके नीचे, ठीक है। तो एक कॉन्स्टेंटन होता है, तो उसका होता है 0.0020, 0.0020 पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसका अगर बता दूँ तो, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटन के मतलब अपन इससे तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कॉपर की बात कर रही हूँ, तो पहले आप कॉन्स्टेंटन देखिए, कॉन्स्टेंटन कितने में आता है भाई, 20 में आता है, 0.0020 में आता है। फिर उसके बाद मैं कॉपर का देखूंगी। ये सब बातें जो जिन बच्चों के सर के ऊपर से निकल रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने इसका एक और बता देती हूँ, जैसे मान लो कॉपर का, ठीक। अब कॉपर की बात करते हैं अपन, तो कॉपर का होता है 0.004, ठीक है। क्या होता है कॉपर, देखिए आप लोगों को दिख रहा है इसलिए मैं साइड से बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्या होता है, 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। ये आप लोग कहीं नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कॉपर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, तो याद रखिएगा 0.004, बाकी सबके भी याद कर लीजिएगा, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। मैग्नीन किस कंडीशन में होता है, 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट में होता है, जो बहुत रेयर कंडीशन में पाया जाता है आइडियल केस में। नेगेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में क्या होता है, तो ये सब पता होना चाहिए कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव में क्या करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की बात थी, तो मैंने रेजिस्टेंस में आप लोगों को इतना पढ़ा दिया। देखिए बहुत अच्छे से पढ़ाने की मैं कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं 100% कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। और मैं पता मुझे ना अंदर से खुद लगता है कि नहीं, बच्चों को समझ में आना चाहिए। मैं खुद से कोशिश करती हूँ इतनी, वरना क्या है, मैं तो पढ़ाऊंगी और चली जाऊंगी, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यार अगर जो चीज़ मैं लेके बैठी हूँ तो वो चीज़ आपको कम से कम समझ में भी तो आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। आज की वीडियो में मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का आपको बताऊँगी। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, आप लोगों को पता होगा। जो व्हीटस्टोन, हिंदी में बोले व्हीटस्टोन सेतु होता है शायद से, हाँ, तो हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और उसमें रेजिस्टेंस का क्या रोल होता है, सबसे बड़ा रोल रेजिस्टेंस का ही होता है उसमें, और उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बहुत ईजी लगेगा, बहुत ईजी। क्या होता है कि नॉर्मल अगर अपन बात करते हैं तो नॉर्मल तो आप लोगों को सीरीज पैरेलल पता है, आप लोग फटाक से न्यूमेरिकल कर लेते हो।
लेकिन जब ब्रिज की बात आ जाती है ना तो वहाँ बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्या ब्रिज में आप क्या करें, ब्रिज में समझ में नहीं आ रहा। तो वो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। ठीक, बाय।